नमस्कार। आकांक्षा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 9 का भारतीय वन बुक से जीव विज्ञान की ये दूसरी वीडियो है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को अपना प्यार दिया, उसी तरह से मैं ये सोचता हूँ कि हमारी दूसरी वीडियो को भी प्यार मिलेगा। मैंने सोचा नहीं था कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे हमारे पहले वीडियो पे जीव विज्ञान का, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए। तो आज हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने इस जगह से लेकर के यहाँ तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उनको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी हासिल की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन कोशिका। तो पिछली वीडियो में बताया गया था कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, आधारभूत संरचना का मतलब हुआ कि हमारी जो शरीर का बनावट है या किसी भी जीव का बनावट है, जो कोशिका पर ही निर्भर है। अगर कोशिका नहीं होती तो हमारे शरीर का जो बनावट है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। दूसरा, कोशिका किससे बनी होती है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा। तो कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है जिसमें विभिन्न तत्व रसायन संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते। इन सभी टर्म को हमने पिछली वीडियो में समझाया हुआ था। तीसरा हमारा है कि कोशिका में उपस्थित अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो कोशिका में कौन कौन से अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कोशिका में जल और लवण, जल और लवण ये हमारे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अगला हमारा कोशिका में उपस्थित कार्बनिक यौगिक, यानी कि कोशिका में कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कोशिका में कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो कार्बनिक यौगिक के रूप में किसी भी जीव के शरीर में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक अम्ल है। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा कि जीव द्रव्य किससे घिरा होता है। तो जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है ना। जीव द्रव्य किससे घिरा होता है। तो जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है और ये प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य के बाहरी आवरण होता है। ये झिल्ली युक्त रचना है जिसमें छिद्र होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। आगे हम लोग का है कोशिका का आकार। तो कोशिका का जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। कोशिका का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 1 माइक्रोमीटर, ये म्यू इसको हम लोग बोलते थे। 1 माइक्रोमीटर जो होता है 1 मिलीमीटर का हजारवां भाग होता है। 1 मिलीमीटर का हजारवां भाग का मतलब है कि 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 का मतलब है कि 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है। इन सब चीज़ों को पिछली वीडियो में समझाया जा चुका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लैडलवाई होती है, जिसे इसे बुक में दिया गया है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लूरोन्यूमोनिया दिया गया है। सबसे छोटी कोशिका का नाम इस बुक में, यानी भारतीय भवन का जो बुक है उसमें दिया गया है प्लूरोन्यूमोनिया, जबकि इसी का नाम है ये माइकोप्लाज्मा लैडलवाई। इसको हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन के बीच होता है। बहुत छोटा होता है ना। 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन के बीच होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अधिकांश कोशिकाओं का जो व्यास होता है 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन के बीच में होता है। देखिए ये 0.5 माइक्रोन हो गया और ये 20 माइक्रोन। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है या प्लूरोन्यूमोनिया होता है वो 0.1 से 0.3 तक का ही होता है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें तो बाकी जो कोशिकाएं हैं उनका जो आकार है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है।
अगर हम लोग सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका व्यास 135 मिलीमीटर से लेकर के 170 मिलीमीटर तक होता है। तो इससे भी इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में, इससे आगे भी हम लोगों ने इससे आगे भी हम लोग पढ़ चुके थे। उन सब चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। कोशिकाओं की आकृति, तो कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार, लंबाकार, घनाकार, बेलनाकार, बहुभुजाकार, चपटी या तस्तरीनुमा होती है। कोशिकाओं की संख्या, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव हम लोग किसको बोलते हैं? तो वैसे जीवों को हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं जिनका जो शरीर होता है सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव यानी वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मानव, पेड़ पौधे, हाथी इत्यादि। कोशिका का आकार किसके अनुरूप होता है, किसके अनुसार होता है? तो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुसार होती है। जिस प्रकार को उसके कार्य होंगे उसी प्रकार को उसकी कोशिका का आकार होगा, उसकी आकृति होगी। कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। यानी जो भी जीव जितना बड़ा होगा उतनी ही उसमें कोशिकाएं होगी, उतनी ज़्यादा कोशिकाएं होगी। तो ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें वो सारी चीज़ें याद रह सके। इसमें कुछ और चीज़ें थी जो हमारी इस नोट्स में नहीं लिखा गया है ल्यूकोसाइट के बारे में। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के, हमारे रुधिर में, ठीक है, दो प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन व्यवस्था के स्तर। जीवन व्यवस्था के स्तर। देखिए, प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। यानी जो भी जीव है ना, उनका शरीर के निर्माण में जो भी कोशिका का यूज हुआ है उसमें कोई न कोई खास काम करने की क्षमता होती है ना। कि जो भी कोशिका हमारे शरीर के अंदर है, किसी भी जीव के अंदर है, तो वो कोशिका कोई न कोई मूल काम करता है, कोई न कोई खास काम करता है। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। देखिए, एक कोशिकीय जीव होता है तो उसमें सारा का सारा कार्य जो होता है एक ही कोशिका द्वारा होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, ये कोशिकाएं आपस में मिल करके उत्तक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, और ये कोशिकाएं जब उत्तक का निर्माण कर लेती है तो यही उत्तक किसी एक खास काम को करता है। ठीक है, तो एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। उत्तक अगर हम लोग बोले कि उत्तक किसको कहेंगे, तो कोशिका भी होता है एक जैसा ही होना चाहिए, और उसका कार्य भी क्या होना चाहिए? एक जैसा ही होना चाहिए। अगर एक जैसा कार्य है, एक जैसी रचना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। ठीक है, उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाता है। अब उत्तकों के समूह, ठीक है, उत्तकों के समूह को मिला करके हमारा अंग बनता है। ठीक है, उत्तकों के समूह से हमारा क्या बनता है? अंग बनता है। और यह अंग कोई विशेष काम करता है। जैसे पाचन तंत्र का नाम आपने सुना होगा, श्वसन तंत्र का नाम सुना होगा, परिसंचरण तंत्र का नाम सुना होगा, उत्सर्जन तंत्र का नाम सुना होगा। तो इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल करके एक उत्तक का निर्माण करती है, और यही उत्तक इन विशेष कार्य को करती है। तो यहाँ उत्तक जो है कोशिकाओं से मिल करके ही बना है, और ये कोशिकाएं ही मिल करके सारा का सारा काम करती है। जैसे परिसंचरण का है तो ये काम करेगी, उत्सर्जन का है तो ये सब मिल करके काम करेगी, है ना। पाचन का है तो ये सारा का सारा एक दूसरे से मिल करके कार्य करती है।
उदाहरण स्वरूप हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को लें। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और अनपचे भोजन को के मल के स्वरूप में शरीर से बाहर निष्कासन होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है, अंतर्ग्रहण हो गया, फिर उसका पाचन होगा, शरीर के अंदर जाएगा तो वो पचेगा। अवशोषण होगा, जब पचा हुआ भोजन है तो उससे जो हमारा रस निकलता है, उस रस का अवशोषण होता है हमारे से जो आमाशय वगैरह हैं उसकी ग्रंथियों में। फिर वहाँ से उसका स्वांगीकरण होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और फिर जो भोजन बच जाता है वो शरीर के बाहर क्या हो जाता है, उसका निष्कासन हो जाता है। तो प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों अर्थात मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है। मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना करते हैं। देखिए, पाचन अंग के लिए हम लोगों का कौन कौन सा अंग काम कर रहा है, तो मुख कर रहा है, आमाशय कर रहा है, आंत कर रहा है, यकृत कर रहा है, ये सारे का सारा मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण कर रही है। ठीक है, यानी कि पाचन की प्रक्रिया में ये सभी अंग मिल करके क्या करते हैं, भाग लेते हैं, सभी अंग मिल करके कार्य करते हैं। इसी प्रकार श्वसन तंत्र है, श्वास लेने में। परिसंचरण तंत्र है, जैसे हमारा शरीर में जो रक्त की प्रक्रिया है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है, उसी में हमारा परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब है कि हमारे शरीर से जो बेकार पदार्थ है उसका निष्कासन होगा, तो उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव या व्यष्टि का निर्माण करते हैं, यानी कि ये जितने भी अंग है हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, तो उन सभी अंगों से मिलकर ही किसी जीव का निर्माण होता है या किसी व्यष्टि का निर्माण होता है। व्यष्टि का मतलब भी वो जीव ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि उत्तक क्या है ना, उत्तक क्या है। तो उत्तक हम लोग किसको बोलते हैं, तो एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, है ना। एक जैसा ही कोशिकाएं होगी, एक जैसा ही उसका कार्य होगा, ठीक है, और वह जब एक जगह पर मिल करके किसी विशेष काम को करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अंग। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, अंग क्या है, तो ऊतकों के समूह को हम लोग बोल सकते हैं कि ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, जो एक विशेष काम को संपन्न करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अंग किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊतकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और बाकी इधर से उतना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। तो उत्तक क्या हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी हमारा ये कोशिका की खोज है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं कोशिकाओं की खोज। तो सबसे पहले कोशिका की खोज को पढ़ने के लिए हम लोगों को कोशिका के बारे में जानना है। तो कोशिका के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं कि कोशिका किसको बोलते हैं। तो कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना एवं इसकी मूलभूत इकाई है। ठीक है, यानी कि यही हमारा आधार है, हमारे जीव शरीर का आधार है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब कोशिका की खोज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कब खोजा था, 1665 ईस्वी में। इन सब का नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसका जो नोट्स है वो हम कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं इसे हमारे चैनल के माध्यम से। तो ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जो 1665 ईस्वी में अपने ही माइक्रोस्कोप, यानी कि खुद ये माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसी माइक्रोस्कोप की मदद से, है ना, उसी माइक्रोस्कोप की मदद से इसने क्या किया था, कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, बहुत सी बातें इस बुक में नहीं दी गई है, उन बातों को भी हम बताएंगे हम अपने नोट्स के माध्यम से। हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क
कि एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसे कोठरियां देखी। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। अब ये कॉर्क कोशिका बार बार आता है ना। तो कॉर्क कोशिका क्या होता है, ये जनरली कोई किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये कॉर्क कोशिकाएं जो होती है लगभग सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है। और पेड़ पौधों का जो बाहरी आवरण होता है, जिसको हम लोग छाल कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कॉर्क कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो जब उसने क्या किया कि एक पेड़ के कॉर्क कोशिकाओं को काट करके लाया और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, तो उसे कैसी रचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, है ना। यानी कि हानि लाइक स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया, ठीक है। तो और उसका नाम इसने क्या रखा था, सेल, है ना। अगर सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा बन रहा है इस कोशिका की खोज में, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, 1665 ईस्वी में किया था। अपने द्वारा ही निर्माण किए गए माइक्रोस्कोप से इसने खोजा था। इसने सबसे पहले कॉर्क कोशिका को लिया और कॉर्क कोशिका को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई दी और उसका नाम इन्होंने रखा था सेल। क्या नाम रखा था, सेल। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है लीवेनहोइक। इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहोइक। ये एक डच वैज्ञानिक थे, है ना, डच के रहने वाले थे। माइक्रोस्कोप लेंस की व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। इन्होंने क्या किया कि जो माइक्रोस्कोप था, है ना, उसमें जो पहले जिस माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को देखा था, तो उससे क्लियर पता नहीं चल पा रहा था। तो इन्होंने उसकी लेंस की व्यवस्था थी, यानी जो लेंस था उसमें सुधार किया और फिर इन्होंने भी अपने से ही माइक्रोस्कोप बनाया और अपने द्वारा बनाए माइक्रोस्कोप से इन्होंने कोशिका के अध्ययन को आगे बढ़ाया। 1674 में, कब, 1674 में अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। अगर पूछा जाए कि लीवेनहोइक ने किसकी कोशिकाओं को देखा, है ना, लीवेनहोइक ने किसकी कोशिकाओं को देखा था, कब देखा था, तो 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में किसकी कोशिकाओं को देखा, तो जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि की कोशिकाओं को देखा था। देखिए, पहला हमारा 1665 ईस्वी रॉबर्ट हुक का था, जिन्होंने कॉर्क कोशिका का अध्ययन किया था, कॉर्क कोशिका के बारे में बताया था कि उसमें एक छत्ते जैसी संरचना होती है मधुमक्खी की। दूसरा आता है 1674, है ना, उसके 9 साल बाद। तो उसके 9 साल बाद ये वैज्ञानिक आते हैं लीवेनहोइक। इन्होंने अपने खुद से माइक्रोस्कोप का निर्माण करते हैं जिसके लेंस को संशोधित करते हैं, सुधारते हैं, और उन्होंने जीवाणु और प्रोटोजोआ को देखा था, ठीक है। 1831 ईस्वी में, फिर 1674 के बाद एक लंबा गैप आया। 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। इसे ब्राउन ने केंद्रक नाम दिया। देखिए, इन सभी का नोट्स आपको मिलेगा और इसमें बहुत से पॉइंट छूटे हुए हैं, उनका भी नोट्स आपको दिया जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 में आए। उन्होंने क्या बताया कि जितना भी कोशिका है सबके अंदर एक गोल रचना है, ठीक है। जितनी भी कोशिकाएं हैं सबके अंदर क्या है, एक गोलाकार रचना है। और उस गोलाकार रचना को इन्होंने क्या नाम दिया, केंद्रक। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिकाओं में केंद्रक नाम किसने दिया या केंद्रक की खोज किसने की, तो हम लोग बताएंगे कि केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। एक और वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का नाम दिया। देखिए, जीव द्रव का खोज इन्होंने नहीं किया है, इतना याद रखना है कि जीव द्रव का खोज इन्होंने नहीं किया। जीव द्रव के बारे में या प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसा होता है, अर्ध तरल होता है, न तो ज़्यादा ठोस ही होता है और न ही ज़्यादा ये लिक्विड ही होता है। अर्ध तरल होता है, दानेदार संरचना होती है, ठीक है। सजीव पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं उसको,
क्या बोला जाता है उसको? प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म इसने नाम दिया था, ठीक है, कब दिया था? 1839 में, जबकि इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। अगर पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने। लेकिन डुजार्डिन ने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नहीं रखा था, डुजार्डिन ने इसका नाम रखा था, डुजार्डिन ने इसका क्या नाम रखा था? तो डुजार्डिन ने इसका नाम रखा था सारकोड। क्या नाम रखा था इसका? सारकोड, जो इस बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जो पुरकुंजे है 1839 में, ये सिर्फ नाम दिया है इसका, ठीक है। जो दानेदार संरचना, अर्धतरल संरचना जो पाया जाता है उसका सिर्फ ये नाम दिया है, जबकि इसने खोज नहीं की है। यहाँ से हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का खोज किया था, है ना। रॉबर्ट हुक किसका खोज किया था? कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। ल्यूवेनहोएक ने भी देखिए ये मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का, जबकि ल्यूवेनहोएक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, यानी केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य का खोज किया था, जबकि इसने उसका नाम दिया था सारकोड, ठीक है। और उस सारकोड के नाम को चेंज करके पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में इसका नाम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य रखा। 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में एक वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आते हैं, यानी पेड़ पौधे का जो वैज्ञानिक है वो आते हैं। वो बोलते हैं कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि पादप है, पेड़ पौधे हैं, तो उनका जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, यानी कि इसमें जो भी कोशिकाएं होती है बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक आते हैं जो प्राणी विज्ञानी थे, यानी जीव विज्ञानी थे, है ना, जीवों के बारे में अध्ययन करते थे, जिनका नाम था स्वान। उन्होंने बताया कि जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि इन्होंने क्या बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, जबकि स्वान ने क्या बताया कि जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, यानी छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत, है ना, दोनों मिल करके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत को किसने बताया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो इसमें दोनों का नाम आता है, स्लाइडेन और स्वान का। तो दोनों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत को दिया था। आखिर कोशिका सिद्धांत है क्या? तो कोशिका सिद्धांत में कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत की जो सबसे मुख्य बात है, पहली बात है कि जितना भी जीव है, ठीक है, वो या तो एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हो। कोशिका सिद्धांत का पहली बात यह है कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उनका शरीर या तो एक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो इसका डिफिनेशन में ही है, ठीक है। कोशिका सजीवों की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और तीसरा जो इसका है कि पादपों तथा जंतुओं का शरीर कोशिका तथा इसके उत्पादों से मिलकर के बना हुआ है। जितना भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, या जितने भी जंतु हैं, इन सभी का जो शरीर है वो तो कोशिका से मिलकर के ही बना हुआ है। लेकिन कोशिका का जो अन्य उत्पाद हैं, कोशिका का जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट से भी इन जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद 1855 में आते हैं विर्चो। 1855 में कौन आते हैं? विर्चो। ये क्या करते हैं? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने में इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है ना। इन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जितनी भी कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में है, वो कोशिकाएं उसमें पहले से, यानी जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से टूट करके ही बना हुआ है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में
कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है या पुरानी कोशिकाओं से होता है, यह बात किसने बताई थी? तो उसमें आएगा विर्चो 1855 में। उसके बाद मैक्सवेल जाते हैं 1861 में। उन्होंने क्या बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है, कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, यानी कि उसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो अर्ध तरल पदार्थ है ना, गाढ़ा पदार्थ है, जिसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है ना, जिसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्मतवाद कहा गया। देखिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रोटोप्लाज्म मतवाद है क्या, प्रोटोप्लाज्म मतवाद है क्या, तो कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। इसका उत्तर होगा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है, जिसमें एक केंद्रक होता है। इसे ही प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म मतवाद, है ना, प्रोटोप्लाज्म मतवाद जो है ना, ये किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म मतवाद किसने दिया था? इसका आंसर आ जाएगा मैक्स सुल्ज। क्या आ जाएगा? मैक्स सुल्ज। कब बताया था? 1861 में। इसके बाद एक लंबा गैप होता है और 1884 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं, स्ट्रासबर्गर। कौन आते हैं? स्ट्रासबर्गर। ये क्या बताते हैं कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यानी कि केंद्रक जो होता है, ठीक है, वो उसके जो गुण होते हैं, है ना, पैतृक जो गुण है हमारे इस शरीर का या फिर किसी भी जीव के शरीर का जो पैतृक गुण है, वो गुण भी, ठीक है, उसकी वंशागति में भाग लेता है ना। वंशागति मतलब वंश को आगे बढ़ाने में भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा, है ना। समय समय पर माइक्रोस्कोप का लेंसेज चेंज होते रहे, अच्छे अच्छे लेंसेज आए, ठीक है, केमिकल पदार्थों को चेंज किया गया और उसके बाद कोशिकाओं का अध्ययन जारी रखा गया। ठीक है, एक वैज्ञानिक 1931 ईस्वी में आते हैं, एम नॉल एवं ई रस्का, एम नॉल एवं ई रस्का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो एम नॉल एवं ई रस्का, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांगों की रचनाओं का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इसके बारे में अभी और भी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ से कोशिका की खोज से लेकर के, ठीक है, कोशिका की खोज से लेकर के यहाँ तक कि जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे इस नोट्स कॉपी में उपलब्ध हैं। ठीक है, नोट्स कॉपी में उपलब्ध हैं, उन्हें हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। चलिए, कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन इस बुक में नहीं दिया कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। इस साइटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको कोशिका विज्ञान बोलते हैं। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की मदद से कोशिका की खोज की, है ना। ये क्वेश्चन आया था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब एवं, है ना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था, तो 1665 ईस्वी में अपने ही द्वारा इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था और उसकी मदद से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इसको ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ये बुक में नहीं दिया गया है। अब रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना कि रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। साइटोलॉजी का मतलब कोशिका विज्ञान। अगर पूछा जाएगा कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, है ना, कौन है कोशिका विज्ञान का जनक, तो कोशिका विज्ञान का जनक है रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक है रॉबर्ट हुक।
हुक ने अपने द्वारा बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट को अनेक सूक्ष्म छोटी भित्ति वाली मधुमक्खी जैसी कोठरियां देखी। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। तो ये बुक का ही एक पॉइंट है जिसे हमने समझाया था आपको कि किसकी कोशिकाओं को उन्होंने देखा था। इस तरह की रचनाएं होती है। किसकी रचना होती है ये? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना होती है। उसके बाद आता है लीवेनहोइक। तो लीवेनहोइक नामक एक डच वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज की, है ना। रॉबर्ट हुक ने किसकी कोशिकाओं की खोज की थी? मृत कोशिकाओं की खोज की थी। जबकि लीवेनहोइक ने किसकी कोशिकाओं की खोज की? तो जीवित कोशिकाओं की खोज की, है ना। जीवित कोशिकाओं के बारे में इन्होंने बताया। अच्छा, इसमें किसकी कोशिकाओं को देखा था? तो जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिकाओं को देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने जीवाणु प्रोटोजोआ को देखा? तो लीवेनहोइक। या बोल सकते हैं कि लीवेनहोइक ने किनकी कोशिकाओं को देखा था? तो जीवाणु और प्रोटोजोआ को देखा था। और भी क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो लीवेनहोइक ने की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, इन्हें बोला जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। किसे बोला जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक? तो लीवेनहोइक को बोला जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। जबकि रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता था? साइटोलॉजी का जनक, यानी कोशिका विज्ञान का जनक उसको बोला जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक बोला जाता है, जबकि लीवेनहोइक को जीवाणु विज्ञान का जनक बोला जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो बुक में नहीं दिए गए हैं, जो हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इन्हें याद करते चलिएगा। चलिए आइए देखते हैं, और भी कुछ मेन पॉइंट थे उसमें, उन्हें हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा हमारे चैनल पे, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी विषय हमारे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। देखिए, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होती है। इसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि केंद्रक, है ना, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? तो 1831 ईस्वी में किया। ठीक है, कब किया? तो 1831 ईस्वी में किया। अब अगला डुजार्डिन आता है। ठीक है, 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में इसने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन ने किया था। हम आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। इसने इसका नाम क्या रखा था? तो सारकोड रखा। इसने इसका नाम क्या रखा? सारकोड रखा। जबकि पुरकिंजे ने क्या किया? सारकोड का नाम बदल करके प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य रखा, है ना। इसने भी 1839 ईस्वी में ही ये काम किया कि सारकोड का नाम को बदल करके क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। अब ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम आपको बताए ही थे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिकाओं के अंदर होता है, दानेदार एक सजीव पदार्थ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बताए थे। स्लाइडेन 1838 ईस्वी में ये बताते हैं कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इन्होंने क्या बताया था? कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। स्वान 1839 ईस्वी में, ये प्राणी विज्ञानी था और ये वनस्पति वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। स्लाइडेन एवं स्वान ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसको बोलते हैं? तो कोशिका सिद्धांत हम लोग बोलते हैं स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और कोशिका सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, वो भी यहाँ हमारे पास उपलब्ध है, उन्हें भी हम लोग देख सकते हैं। कोशिका सिद्धांत। तो ये कोशिका सिद्धांत
कोशिका सिद्धांत सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, पहला पॉइंट था। दूसरा कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, दूसरा पॉइंट था। पादपों तथा जंतुओं का शरीर कोशिका तथा इसके उत्पादों से मिलकर के बना है, ये तीसरा पॉइंट था। विर्चो 1855 ईस्वी में आया और उन्होंने क्या बताया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। उसके बाद आते हैं मैक्सवेल 1861 में, ये बताते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का ये एक पिंड होता है जिसमें एक केंद्रक होता है और इसी कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जा चुका है। इसके बाद स्ट्रासबर्गर आते, उन्होंने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। इसके बाद जो वैज्ञानिक हैं एम नॉल एवं ई रस्का ने मिलकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से कोशिकांगों की रचना का ज्ञान आगे बढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।